नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुक्रवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास बादल फट गया था। इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। इस हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जिन रास्तों पर बम बम भोले हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई देती थी, वो रास्ते बचाव कार्य में जुटे वायुसेना और सेना के हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट की गूंज इन रास्तों पर सुनाई दे रही है। अमरनाथ गुफा समेत यात्रा मार्ग पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। सेना के जवान श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने की मुहिम में जुटे हुए हैं। शनिवार सुबह से ही सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत अन्य सुरक्षा बलों के जवान बारिश के बीच बचाव कार्य में जुटे हुए नजर आए। मिली जानकारी के मुताबिक अभी भी गुफा के पास करीब 10 से 15 हजार श्रद्धालु फंसे हुए हैं। दरअसल अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम करीब 5:30 पर बादल फट गया था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में 16 लोगों की मौत हुई है। वहीं फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शनिवार सुबह हेलीकॉप्टर की मदद से 6 घायलों को निकाला गया। बता दें कि घायल श्रद्धालुओं के लिए नीलागर हेलीपैड पर मेडिकल टीमें मौजूद हैं। वहीं लापता श्रद्धालुओं की तलाश के लिए पर्वतीय बचाव दल, सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ समेत कई टीमें लगी हुई हैं। घायल श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर की मदद से श्रीनगर पहुंचाया जा रहा है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के साथ लैंडिंग में भी परेशानी आ रही है। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर्स को सुबह से ही स्टैंड बाय पर रखा गया है, जो मौसम साफ होते ही बचाव कार्य में जुट जाएंगे। वहीं अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालु शुक्रवार को बादल फटने की घटना के बाद से सहमे हुए हैं। कई लोग अपनों से बिछड़ चुके हैं और अपनों का पता लगाने के लिए उन्होंने राहत केंद्रों पर डेरा डाल रखा है। यात्रा मार्ग पर हो रही बारिश के कारण कैंप प्रबंधन ने श्रद्धालुओं को वहीं रुकने की सलाह दी है। मौसम साफ होने और बचाव कार्य पूरा होने तक यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अब बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है। दरअसल शुक्रवार शाम को करीब 5:30 पर बादल फट गया था, जिसके बाद की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। किस तरह से पहाड़ से मलबे का सैलाब आ गया था और उसके बाद जो सैलाब के साथ में भारी भारी पत्थर आए थे, उनकी चपेट में श्रद्धालु आ गए थे, जिसकी वजह से ज्यादा जनहानि यहां पर हुई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगातार चल रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। शुक्रवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास जो कुछ भी हुआ उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। हर और किलकारियां जो श्रद्धालुओं की गूंज थी वो सुनाई दे रही थी, चीख पुकार सुनाई दे रही थी और श्रद्धालु अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे थे। अब अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो यात्रा मार्ग पर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अगले आदेश तक यात्रा स्थगित कर दी गई है। बालटाल और पहलगाम दोनों ही रास्तों पर यात्रा स्थगित रखने का ऐलान किया गया है। हालांकि कश्मीर में यात्रा स्थगित कर दिए जाने के बाद भी जम्मू से पहलगाम से रजिस्ट्रेशन करवाने वाले श्रद्धालुओं के जत्थे को कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिया गया। 4000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू आधार शिविर भगवती नगर से रवाना हुआ। वहीं बालटाल में सोनमर्ग कैंप में रोके गए श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रबंधन ने फिलहाल यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्हें भी ये हिदायत दी गई है कि वे अपने अपने टेंटों में ही रहें। बताया जा रहा है कि अमरनाथ पवित्र गुफा पर अभी मौसम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। श्रद्धालुओं ने बताया कि यहां रुकने में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। यहां हर सुख सुविधा मिल रही है, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। बस बाबा बर्फानी से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द मौसम जो है वो साफ हो जाए और यात्रा सुचारू रूप से जारी हो, ताकि वे हिमलिंग के दिव्य दर्शन कर सकें। इसी बीच आईटीबीपी के एक अधिकारी ने बताया कि कल शाम बाढ़ के कारण पवित्र गुफा क्षेत्र के पास फंसे अधिकांश श्रद्धालुओं को पंजतरणी में स्थानांतरित किया गया है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 15,000 श्रद्धालुओं को पंजतरणी में
स्थानांतरित कर दिया गया है। बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। यात्रा मार्ग को यात्रा के लिए सुरक्षित ढंग से खोला जा रहा है। उनके जवान बचाव कार्य के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए बिजली पानी का प्रबंध करने में भी जुटे हुए हैं। यात्रा मार्ग पर इस वक्त कोई श्रद्धालु फंसा हुआ नहीं है। लगभग 15,000 लोग सुरक्षित विभिन्न कैंपों तक पहुंचा दिए गए हैं। तो जो ताजा अपडेट सामने आ रहा है वो ये कि अब यात्रा मार्गों पर श्रद्धालु फंसे हुए नहीं हैं। करीब 15,000 जो श्रद्धालु हैं उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि अभी भी कई श्रद्धालु लापता जरूर बताए जा रहे हैं। 40 से ज्यादा श्रद्धालु लापता जरूर बताए जा रहे हैं, जिनके तलाश के लिए टीमें लगातार जो है वहां पर जुटी हुई हैं। यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, उन्हें हर सुख सुविधा मिल सके, इसके भी इंतजाम वहां पर सेना के जवानों के द्वारा किए जा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना से हर कोई सहमा हुआ है, लेकिन इस बीच डोडा से भी बादल फटने की खबर सामने आ रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। सुबह करीब 4 बजे डोडा गुंटी वन इलाके में बादल फटने से ठटरी कस्बे में बाढ़ आई। गनीमत यह है कि उस प्राकृतिक आपदा में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। बादल फटने के बाद कई गाड़ियां मिट्टी में धंस गईं। इसके अलावा हाईवे पर यातायात भी बाधित हो गया। वहीं बात अमरनाथ हादसे की करें तो यहां से करीब 15,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सेना का बचाव अभियान जारी है। अमरनाथ गुफा के पास पिछले 12 सालों में 3 बार अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कभी भी इतनी तबाही नहीं हुई। ऐसा पहली बार हुआ कि बादल फटने से इतने लोगों की जान चली गई और अब भी कई लापता हैं। अमरनाथ यात्रा में तैनात कुछ अफसरों ने बताया कि सब कुछ सामान्य चल रहा था, एकदम से एक आवाज आई और इतनी तबाही मच गई। जानकारी के मुताबिक साल 2010 में भी गुफा के पास बादल फटा था, लेकिन तब भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। साल 2021 में 8 जुलाई को गुफा के पास बादल फटने से 3 लोग इसमें फंस गए थे, जिन्हें बचा लिया गया था। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। इस बार बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। यात्रा में तैनात कुछ अफसरों ने बताया कि बादल फटने के बाद एकदम से पानी का बहाव आया। इसमें 2 बड़े पहाड़ों का मलबा आ गया। मलबे में कई बड़े बड़े पत्थर थे, जिनकी वजह से इनकी चपेट में कई यात्री आ गए थे। ये एक मुख्य वजह थी जिसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई। अमरनाथ गुफा के पास फटे बादल से 1 घंटे के भीतर इतनी बारिश हो गई जितनी 5 घंटों में भी नहीं होती। यही नहीं, गुफा के आसपास के कैंपों में भी बारिश नहीं हुई, लेकिन गुफा के ऊपर भारी बारिश हुई। इस बीच बादल फट गया और तबाही मच गई। उन्होंने कहा कि गुफा के आसपास कई कैंप हैं। पंचतरणी, शेषनाग और बालटाल जैसे कैंपों में भी इतनी बारिश नहीं हुई है। यहाँ तक कि बारिश हुई ही नहीं, गुफा के ऊपर एकदम से इस तरह की बारिश का होना और इतनी तबाही होना काफ़ी दुखद है। तो ये अब आप स्क्रीन पर डोडा की तस्वीरें देख रहे हैं। वहाँ पर किस तरह से बादल फटने के बाद आफत बनकर पानी बरसा है, जिसकी वजह से कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। हालांकि अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अमरनाथ गुफा के पास जो कुछ भी हुआ वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाला है। राहत बचाव का काम लगातार चल रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर मौसम साफ होगा, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की दिक्कतें सामने नहीं आएंगी। भारत ने शुक्रवार को अपना एक ऐसा दोस्त खोया जिसकी कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का शुक्रवार को निधन हो गया। उन्हें हमलावर ने भाषण के दौरान 2 गोलियां मारी थी, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वो काम नहीं आई। और उसके बाद जापान की ओर से आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की गई कि अब शिंजो आबे इस दुनिया में नहीं रहे। शिंजो आबे के निधन के बाद दुनिया के तमाम देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत ने आज राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं ने शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त किया है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया, मेरे लिए ये विश्वास करना कठिन है कि शिंजो आबे अब नहीं रहे।
वे एक महान राजनेता थे और उनकी मिलनसारिता ने उन्हें दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। वो एक हत्यारे की गोली का शिकार हो गए। ये पूरी मानवता के लिए एक त्रासदी है। उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ मेरी हार्दिक संवेदना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कहा कि वे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन से दुखी हैं। नायडू ने ट्वीट किया, शिंजो आबे ने भारत जापान संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके परिवार के सदस्यों और जापान के लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबे के साथ अपने व्यक्तिगत जुड़ाव के पलों को याद किया, जिनसे वे इस साल मई में अपनी जापान यात्रा के दौरान मिले थे। मोदी ने कहा कि वे एक महान वैश्विक पथ प्रदर्शक, बेहतरीन नेता और एक उल्लेखनीय प्रशासक थे, जिन्होंने जापान और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आबे को अपना प्रिय मित्र बताते हुए मोदी ने कहा कि भारत के गहरे सम्मान के प्रतीक के रूप में 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। शनिवार को पूरे भारत में सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। ट्विटर पर भावुक पोस्ट में मोदी ने कहा कि अपनी हालिया यात्रा के दौरान उन्होंने आबे के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनसे आखिरी मुलाकात होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत में जापानी राजदूत सतोशी सुजुकी के जरिए एक पत्र के जरिए अपनी संवेदना भेजी। उन्होंने आबे के परिवार और जापान के लोगों के प्रति इस दुखद घड़ी में अपनी गहरी संवेदना जताई। मनमोहन सिंह ने कहा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम शिंजो आबे के दुखद हत्या के बारे में जानकर बहुत दुखी और स्तब्ध हूं। वो मेरे एक अच्छे दोस्त थे। प्रधानमंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान हमने अपने दोनों देशों के संबंधों को वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने के लिए काम किया। हमारे प्रयासों ने भारत जापान संबंधों को गुणात्मक रूप से नए स्तर तक पहुंचा दिया। दरअसल आबे ने जापान भारत संबंधों पर एक अमिट छाप छोड़ी है और न केवल मोदी बल्कि मनमोहन सिंह के साथ भी एक महान तालमेल साझा किया। साल 2006 में सिंह और आबे ने नई चुनौतियों को ध्यान में रखा था और वार्षिक प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के प्रावधान के साथ संबंधों को वैश्विक और सामरिक साझेदारी में अपग्रेड किया था। वर्ष 2007 में आबे ने भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था और वो ऐसा करने वाले पहले जापानी प्रधानमंत्री बने थे। सांसदों को संबोधित करते हुए जापानी नेता ने उस वक्त को याद किया जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1957 में नई दिल्ली में आबे के नाना और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री नोबुसुके किशी की मेजबानी की थी। आबे साल 2014 में नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि भी थे। फिर वार्षिक शिखर सम्मेलनों की एक श्रृंखला आई जहां आबे और मोदी के बीच की दोस्ती हर किसी के लिए नजीर बनती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में जापान का दौरा किया और उस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में उन्नत किया। बाद की यात्राओं में आबे और मोदी ने दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के लिए व्यक्तिगत स्पर्श और सांस्कृतिक संदेश को शामिल किया। आबे की साल 2017 की भारत यात्रा, जिसके दौरान उन्होंने अहमदाबाद का दौरा किया, इसके बाद भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की नींव भी रखी गई थी। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल ड्रामा तो भले ही खत्म हो गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे की बागी विधायकों को लेकर नाराजगी फिलहाल खत्म होती दिख नहीं रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को एक बार फिर से निशाने पर लिया है।
तो उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के बागी विधायकों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वे उन लोगों की गोद में बैठे हैं जिन्होंने उन्हें और उनके परिवार को गाली दी थी, यहां तक कि आदित्य ठाकरे को खत्म करने की कोशिश की थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे अभी भी बागी विधायकों को अपना मानते हैं, लेकिन अगर बागी विधायक बीजेपी से खुश हैं तो उन्हें वहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरे लिए मेरी पार्टी के लोगों के आंसू ज्यादा अहम हैं। ठाकरे ने कहा, मैं वास्तव में अपने 14 विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्हें कई धमकियां मिली लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। जिस तरफ इस प्रकार के साहसी लोग होंगे उनकी जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का जिक्र करते हुए ठाकरे ने कहा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। 11 जुलाई को जो कुछ भी होगा उससे पार्टी का भविष्य तय नहीं होगा। शिवसेना का क्या होगा ये पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा तय किया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा। बाबा साहिब अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान प्रबल होगा या कुछ और, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बताएगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े लोकतंत्र की परीक्षा होते हुए पूरी दुनिया देख रही है। लोकतंत्र का भविष्य और शक्ति सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश से तय होगी। यदि लोकतंत्र के चारों स्तंभ मजबूत हों और बिना प्रभावित हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें तो लोकतंत्र की जीत होगी। ठाकरे ने बागी विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि जो इतने दिनों से खामोश थे वे दूसरी ओर चले गए हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर मातोश्री उन्हें सम्मान से बुलाती है और उद्धव बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं तो वे वापस पार्टी में आ जाएंगे। ठाकरे ने कहा कि मैं इस मुद्दे पर मीडिया के जरिए पहले ही अपनी बातें कह चुका हूं। ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायकों को सूरत जाने के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो उन्हें देश भर में घूमने नहीं जाना पड़ता। ठाकरे ने कहा कि बागी विधायक कहते हैं कि वे मातोश्री से प्यार करते हैं, वे उद्धव ठाकरे से प्यार करते हैं, वे आदित्य ठाकरे से प्यार करते हैं और इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी तरफ जाने के बाद भी आप हमें इतना प्यार करते हैं, मैं इसके लिए आभारी हूं। ठाकरे ने कहा कि 2.5 साल पहले वही लोग और पार्टी जो मुझे और मेरे परिवार को गाली दे रहे थे, वो समय इन लोगों में से किसी के पास भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। उस वक्त एक भी व्यक्ति ने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। 2019 को याद करते हुए ठाकरे ने कहा कि जो लोग हमें गाली दे रहे थे, तुम जाकर उनकी गोद में बैठ गए, तुम उनसे मिल रहे हो, उन्हें गले लगा रहे हो। जिन लोगों ने ठाकरे परिवार का अपमान किया, हमारे लिए नीच शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने मेरे बेटे को खत्म करने की कोशिश की, और आपने ऐसे लोगों के साथ बैठने का फैसला किया है। तो उद्धव ठाकरे अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक बार फिर से नजर आए हैं। उन्होंने शिवसेना के बागी विधायकों पर तंज कसा है, साफ तौर पर कहा है कि जो लोग उनके परिवार को गाली देते थे, आप लोग उनके साथ में मिल गए हो। बुलेटिन में बात कोरोना की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन आंकड़े अभी भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भी 18,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। तो देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 18,840 नए मामले सामने आए हैं और 43 लोगों की मौत हुई है। पूरे भारत में कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त 1,25,028 यानी कि 1.25 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.14% है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से पिछले एक दिन में 16,104 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 198.65 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, जबकि भारत का सक्रिय केस लोड इस वक्त 1,25,028 है। इस तरह सक्रिय मामले अभी 0.29% हैं। फिलहाल देश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.51% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16,104 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या है उसमें इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले दैनिक सकारात्मकता दर 4.14% और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 4.09% है। अब देश में कुल 86.61 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 4,54,778 कोरोना टेस्ट किए गए हैं।
बुलेटिन के आखिर में रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों की बात भी कर लेते हैं। दरअसल आत्मनिर्भर भारत, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और रक्षा के क्षेत्र में भारत अब इस नारे को चरितार्थ करता हुआ भी नजर आ रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की कोशिशों को लगातार पंख मिल रहे हैं। खासकर घरेलू तकनीक को विकसित करने और उसे दुनिया तक पहुंचाने के मामले में तो देश का डिफेंस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस बीच वित्त वर्ष 2021-22 के रक्षा निर्यात के जो आंकड़े आए हैं वो भी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिशों की कहानी कह रहे हैं। इस एक साल के दौरान भारत ने रक्षा निर्यात क्षेत्र में 13,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू लिया है। ये वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 54.1% की बढ़ोतरी है। हालांकि एक चौंकाने वाली बात यह है कि कुल निर्यात में 70% हिस्सा प्राइवेट सेक्टर का है, जबकि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों की ओर से सिर्फ 30% निर्यात ही हो सका है। रक्षा उत्पादन विभाग के अतिरिक्त सचिव संजय जाजू के मुताबिक देश का रक्षा निर्यात मुख्यतः अमेरिका, फिलीपींस, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों को हुआ है। 2020-21 में भारत का रक्षा निर्यात 8,434 करोड़ रुपए था, जबकि 2019-20 में ये 9,115 करोड़ रुपए तक पहुंचा था। भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2015-16 में महज 2,059 करोड़ रुपए का था। दूसरी तरफ पिछले 2 साल कोविड के कारण सुस्ती रही, लेकिन इस बार हमने अच्छी प्रगति की है। 5 साल पहले की तुलना में भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में रक्षा निर्यात 8 गुना तक बढ़ाया है। संजय जाजू ने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियों ने करीब 70% निर्यात कर बेहतरीन प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में भारत ने फिलीपींस के साथ 37.5 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 2,770 करोड़ रुपए की डील की थी। इसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति का समझौता किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम में एक निजी क्षेत्र की कंपनी और एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को अवार्ड भी देंगे। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।